comes the last video. I'm so happy कि we have covered the entire Companies Act और CA फाउंडेशन लेवल. ठीक है, तो जाओ पूरा का पूरा सीरीज़ देखना, और अगर आपने पूरी सीरीज़ देख ली अच्छे से, सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप CA फाउंडेशन का कंपनीज एक्ट वाला पार्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड नॉट जस्ट CA फाउंडेशन, ऑल्सो CS CMA स्टूडेंट्स, LLB BCom स्टूडेंट्स, सबके लिए these videos are very relevant. इन सब के डिस्क्रिप्शन इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, अगर आपको देखना हो तो जाके देखो. ठीक है, सो द लास्ट वीडियो इज़ ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the first topic is articles of association, and it's given in section 2 subsection 5. ठीक है, so अगर हम legal definition की बात करें तो it goes like the articles of association of a company as originally framed or altered from time to time for any previous company law or of this act. ठीक है, तो ये तो थी legal definition, but actually है क्या वो समझते हैं. ये एक इट्स अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी के सारे इंटरनल रूल्स होते हैं फॉर देयर इंटरनल मैनेजमेंट. एंड ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट प्लेज अ सब्सिडरी रोल टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो मतलब इसका क्या है कि पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस इम्प्लाई होते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स के होते हैं. फिर उसके बाद आता है कि इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट and it creates rights and obligations of the members of the company. ठीक है, and it has the bylaws according to which the directors and the officers perform. ठीक है, फिर उसके बाद आता है the main thing, that is the contents of articles of association. So the first thing is the regulation of members, कि आपकी जो members है, मैनेजमेंट है, उसके रेगुलेशन के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेगुलेशंस होते हैं. उसमें प्रोविजंस होते हैं कि पहले तो वैसे प्रिस्क्राइब्ड रूल्स होते हैं कि आपके जो भी लॉ बोलता है कि आपको ऐसे रूल तो रखना ही रखना है, तो वो रूल्स होते हैं. प्लस आप एडिशनल रूल्स भी ऐड ऑन कर सकते हो उसमें अपनी मैनेजमेंट के लिए. फिर उसके बाद आता है उसमें प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट. ये ध्यान से सुनना, ये क्या होता है. इट इज़ लाइक एंट्रेंचमेंट इज़ to protect something by imposing strict rules. ठीक है, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है, हम उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज करते हैं. इसको समझते हैं कैसे. सबसे पहले हम एक हायरार्की समझते हैं कि सबसे अगर आप क्या कहते हैं प्रोविजन इम्पोजिशन की बात करो, तो सबसे पहले आता है कि लीगल प्रोविजंस अलॉन्ग विद जुडिशियल प्रोविजंस. फिर उसके बाद इम्पोज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस. फिर उसके बाद इम्पोज होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल से समझते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोल दिया है कि आपको एक कमेटी बनानी है इस पर्पस के लिए. ठीक है, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलेगा कि ठीक है, इस कमेटी में जो लोग होंगे ना, वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं कमेटी जो हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं सिंस 5 years. ठीक है, तो उसने इस प्रोविजन को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले प्रोविजन को स्ट्रिक्ट कर दिया ना. तो ये चीज़ है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये तो बोल सकता है कि भाई उसमें उसकी ये और कंडीशंस होंगी, बट वो इस कंडीशन से फ्री नहीं कर सकता कंपनी को. मतलब जो उसके मेमोरेंडम के रूल्स को स्ट्रिक्ट कर सकता है, ईजी नहीं कर सकता. ठीक है, उसके बाद ये आता है कि जब आप ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज डालते हो, ये डालते सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में डालते हो. ठीक है, कि अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो उन केसेस में आपको ये सारे एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे. फिर उसके बाद अगर ये एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन आप कब डाल सकते हो, आप तब डालते हो या तो आप फॉर्मेशन पे डाल दो, या फिर आप बीच में ऑल्टर करोगे. अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसको ऑल्टर करने के लिए आपको सारे के सारे मेंबर्स से अग्रीमेंट चाहिए होगा. एंड अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. फिर आप जब भी ये करोगे, जब भी ऑल्टर करोगे, फॉर्मेशन पे करोगे, आप एक अपने रजिस्ट्रार को नोटिस भेजोगे. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडल आर्टिकल्स. हमने पढ़े थे टेबल ए से लेकर टेबल ई तक MOA के मॉडल्स थे. अब टेबल F से लेकर टेबल J तक उसी ऑर्डर में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मॉडल.
तो टेबल एफ जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है. टेबल जी इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. टेबल एच इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल. टेबल आई इज फॉर अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल. एंड टेबल जे इज फॉर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल. ठीक है. तो अगर सपोज किसी कंपनी ने टेबल उठाई है अपनी आर्टिकल्स बनाने के लिए, तो अगर उसने वो उसके पास चॉइस होती है कि वो सारे रेगुलेशंस उठा ले उसके या फिर कुछ उठाए. अगर वो सारे उठा लेता है तो इट इज सेड दैट द कंपनी हैज अडॉप्टेड their respective article. Suppose company limited by shares है, तो it will be said that this company has adopted table F for articles of association. ठीक है. फिर लास्ट पॉइंट इन कंटेंट्स इज सिग्नेचर, कि आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है it must be signed by each subscriber in presence of one witness, जिसका साइन, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, ये चारों चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस समझना है बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर एक तरफ एमओए हमें ये बता रहा है कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो दूसरी तरफ एओए हमें ये बताएगा कि हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे अचीव करें, कंपनी के मेंबर्स ऐसा क्या करेंगे कि हम वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए. फिर उसके बाद अगर एमओए हमें बताता है कि हमारी कंपनी के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है, और एओए हमें बताता है कि कंपनी का उसके मेंबर्स के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है. एमओए की जो प्रोविजंस हैं आप उनको ऑल्टर कर सकते हो, बट आपको परमिशन चाहिए होगी या तो रीजनल डायरेक्टर की या फिर ट्रिब्यूनल की. एंड अगर आपको एओए ऑल्टर करना है तो वो तो सिंपली स्पेशल रेजोल्यूशन पास होके ऑल्टर हो जाता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन 399. सेक्शन 399 क्या होता है? इट सेज राइट टू इंस्पेक्शन टू ऑल, कि जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होते हैं. तो एओए, एमओए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ना, ये ना पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो ये जो होते हैं, तो जो पब्लिक होती है, एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन गो एंड लाइक एनीवन डीलिंग फ्रॉम द पब्लिक, कोई भी पर्सन वो जाके रजिस्ट्रार को फीस दे के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के उनको रीड कर सकता है. ठीक है. So this leads us to the next topic, that is doctrine of constructive notice. अब ये doctrine of constructive notice हमें क्या बोलता है? ये हमें बताता है कि अगर आप कोई भी पर्सन किसी भी हमारी कंपनी से रिलेटेड है, तो मतलब रिलेटेड है इन द सेंस कि हमारी कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने हमारे डॉक्यूमेंट्स रीड करे हो या ना करे हो. ठीक है. हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स रीड करे हैं, आपको हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है. ठीक है. और मतलब आपने बस ये ही नहीं कि आपने सब रीड कर लिया, आपको हर चीज़ समझ भी आई हुई है. ठीक है. तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन शॉर्ट हमें ये बताते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है वो हमारी कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उसने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उसको हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है. उसने सारे डॉक्यूमेंट्स, नॉट जस्ट द आर्टिकल्स और एमओए, ठीक है, उसने सब सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, उसने वो सब कुछ रीड करे हुए हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा आता है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सो इसमें क्या होता है, सबकी मम्मा ने कहा होगा ना कि बेटा घर की बात घर में ही रहनी चाहिए. तो बस इसको इंडोर मैनेजमेंट यही है कि अपने दिमाग में बस ये लाइन रखना कि घर की बात घर में ही रहती है. ठीक है. तो अब हम इसको समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है क्या, कि अब अगर हम बाहर वाले को, हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमें ये बता रहे हैं कि बाहर वाला, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि बाहर वाले को हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, बट उसको वही सब पता है जो कि हमने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स में दे रखे हैं. ठीक है. उसको हमारी इंटरनल, हमारी घर की बात तो नहीं पता ना, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं पता ना. तो अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल मैनेजमेंट, तब आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलती है. ठीक है.
एंड इसके लिए वील अंडरस्टैंड द टर्कोइन रूल विच वॉज डिराइव फ्रॉम द केस लॉ द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोइंट। इस केस को समझते हैं कि जो टर्कोइंट था ना वो एक कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का लाइक लिक्विडेटर था, ठीक है। तो जो डायरेक्टर्स थे ना उस कंपनी के, उस कंपनी ने उन डायरेक्टर्स को इस चीज़ की अप्रूवल दी थी कि आप इशू कर सकते हो बॉन्ड्स, बट कितने अमाउंट का इशू कर सकते हो उसकी कोई अप्रूवल नहीं दी थी, ठीक है। मतलब उसका कुछ पता नहीं था, अप्रूवल नहीं, उसका कुछ पता नहीं था। फिर जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने 2000 पाउंड्स के बॉन्ड्स इशू कर दिए। फिर उसके बाद बैंक ने बोला कि आप, बैंक ने पूछा था कि आपको अप्रूवल है ना इतने का, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर वो बाद में गए शेयर होल्डर्स के पास कि आप हमने इशू कर दिया है, आप हमें इसका अप्रूवल दे दो। शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये तो डिस्टर्बेंस होगी ना कि ये कैसे होगा कि वहाँ पर तो आपने बोल दिया कि हाँ हमें अप्रूवल है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, तो डायरेक्टर्स अब फॉल्ट पे आ गए। तो फिर इसके बाद कोर्ट ने बोला कि ये आपका इंटरनल मामला है, इससे बाकी आपने जो बॉन्ड्स इशू जिन जिन को करे उससे मतलब उनको इससे कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने आपके एओए में देखे डायरेक्टर्स इशू कर सकते हैं, तो ये जो बॉन्ड्स आपने इशू करे हैं ये वैलिड है, ठीक है। तो जो आउटसाइडर्स है उनको प्रोटेक्शन मिल गई। तो ये तो था पूरा इंडो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आता है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सो नाउ वी स्टडी द एक्सेप्शंस टू इंडो मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का मतलब वो कंसिस्टेंट वाला वो नहीं, कि आपके जो प्रोविजंस हैं वो आपके एक्ट से मैच होने चाहिए, ठीक है। एक्ट्स एज इन आपकी जो एक्टिविटीज़ है, कंपनीज की एक्टिविटीज़ है। तो जो पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ, अगर उसको ऐसी कुछ इरेगुलरिटी के बारे में पता है और वो फिर भी डील कर लेता है, तब उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए वी रेफर टू अ केस लॉ दैट इज हार्वर्ड वर्सेस पॉकेट आइवनी कंपनी। तो इसमें क्या हुआ था, जो डायरेक्टर्स थी उनको पावर थी कि आप 1000 रुपीज़ तक का लोन लाइक कंपनी के लिए ले सकते हो, बट अगर आप उसके बियॉन्ड लेना चाहते हो तो आपको हमारे शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी होगी। बट डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो खुद से कंपनी को 3500 का लोन दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स बोलते हैं आपने तो हमसे परमिशन नहीं ली। तो इस केस में लाइक क्योंकि डायरेक्टर्स को तो पता था ना कि ऐसे नहीं करना है, तो इस केस में बोला ये जजमेंट पास हुई थी कि जो कंपनी है वो डायरेक्टर्स को सिर्फ 1000 रुपये ही वापस करेगी। नेक्स्ट इज सस्पिशन ऑफ सच इरेगुलरिटी, कि जो पर्सन है जो डील कर रहा है हमारी कंपनी के साथ, वो लाइक नेग्लिजेंट है कि नहीं, कि उसने कुछ लाइक डील करने से पहले सारे इंफॉर्मेशन उस डील से रिलेटेड ली है कि नहीं, उसने इंक्वायरी पुटअप की थी कि नहीं, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे बहुत ऑब्वियस हो जाती चीज़ें, और अगर उसने इंक्वायरी पुटअप नहीं की तो वो उसकी गलती है। मतलब कुछ बहुत ही अलग सा ट्रांजैक्शन हो गया तो उसे पूछना चाहिए था कि ऐसे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक केस लॉ पढ़ेंगे दैट इज, तो इस केस में क्या हुआ था कि जो आनंद बिहारी था उसने कंपनी की एक प्रॉपर्टी उसके अकाउंटेंट से ले ली। अब अकाउंटेंट के पास तो ये करने की अथॉरिटी थी ही नहीं, और उसने ये उससे पूछा भी नहीं कि आपके पास ये अथॉरिटी है या नहीं, और उसने बस ले ली। तो उसके बाद कोर्ट ने बोला, कोर्ट में बोला गया कि नहीं, ये जो ट्रांजैक्शन है दिस इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि कंपनी के पास अथॉरिटी, उस अकाउंटेंट के पास वो अथॉरिटी थी नहीं, और ना ही आपने इंक्वायर किया, ठीक है। तो इस केस में आनंद बिहारी लाल को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। उसके बाद आता है फॉर्जरी। फॉर्जरी के केस में मतलब कि अगर आप फॉर्जरी मतलब कि आपके फॉल्ट में कोई मतलब आपकी डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉल्ट हो, फॉर एग्जांपल आपने गलत फॉल्स सिग्नेचर्स कर दिए, तो कोई भी आपने गलत प्रोविजन लिख दिया, झूठा कुछ भी, तो वो सब कुछ आता है फॉर्जरी में, ठीक है। अगर फॉर्जरी का केस है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एंड इसके लिए वी रेफर टू द केस दैट इज रूबे वर्सेस ग्रेट बंगाल कंसोलिडेटेड। इसमें क्या हुआ था, जो रूबे था उसने क्या किया था, उसने शेयर्स लिए थे फिंगॉल से। तो उसकी उस कंपनी के जो सीएस था उसने उस पर सील लगाया,
उस कॉन्ट्रैक्ट पे सील लगाया एंड उसके जो डायरेक्टर्स के साइन थे वो फॉर्ज कर दिए, ठीक है, मतलब गलत साइन कर दिए खुद से ही, डायरेक्टर्स के खुद से ही साइन कर दिए। तो इस केस में रूबे ने कहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर उसके सीएस ने फॉल्स सिग्नेचर्स कर दिए एंड ये तो उनकी कंपनी का इंटरनल मामला है, मुझे तो मिलने चाहिए शेयर्स। तो इस केस में ये बोला था कि आपकी जो रूबे को कोई भी शेयर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फॉर्जरी का केस है एंड फॉर्जरी में भले केस आपके फॉर में हो या फिर अगेंस्ट में हो, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फौजी इंडो मैनेजमेंट फौजी के एक्ट को प्रोटेक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में रूबे को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो फिर उसके बाद आता है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स। नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स में ये होता है कि अगर आपको आर्टिकल्स कोई नॉलेज नहीं है तो उस केस में इंडो मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग जाएगा। लास्ट इज एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी, कि आपने किसी अपनी अथॉरिटी के बाहर आपने कोई एक्ट कर दिया एंड आपने उससे किसी ने अपने अथॉरिटी के बाहर एक्ट करा है एंड आपने इंक्वायर भी नहीं करा है, तो फिर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, वी आर डन विद दिस एंटायर टॉपिक या वी आर डन विद दिस एंटायर सीरीज ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर सेफ फाउंडेशन लेवल। So if you like this video, just like, share and comment, and also tell me how you felt about this Companies Act series and what is the next act that you want me to cover. ठीक है, thank you.